दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? क्या हमारी आत्मा किसी और दुनिया में चली जाती है? ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के दो सबसे बड़े वैज्ञानिक निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, और इसके लिए उन्होंने एक मशीन भी बनाई थी जिससे वो दूसरी दुनिया से कांटेक्ट कर सके। तो क्या इन दोनों में से कोई भी इस डिवाइस को बनाने में कामयाब हो पाया? चलिए जानते हैं इस इनक्रेडिबल कहानी के पीछे आखिर क्या है। 1880s का टाइम था और इलेक्ट्रिसिटी की भूख इंसानों को एक नए दौर की ओर ले जा रही थी, और अमेरिका में इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो लोग एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जो इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सके और अमेरिका के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा सके। और इसी के साथ विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी राइवलरी की शुरुआत होती है। अब साल 1884 में टेस्ला ने एडिसन के साथ काम करना शुरू कर दिया था और इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाने के दो सॉल्यूशंस भी मिल चुके थे। उनमें से एक था अल्टरनेट करंट और दूसरा था डायरेक्ट करंट। लेकिन इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, इसको लेकर जंग छिड़ी हुई थी और इसकी वजह से लोग दो ग्रुप्स में बढ़ चुके थे। इनमें से कुछ लोग एसी यानी कि अल्टरनेट करंट को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट को। अब डीसी करंट को इन्वेंट किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने, सो ऑब्वियसली वो तो डीसी को ही सपोर्ट करेंगे, और इसको एक्सपेंड करने के लिए उनको सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम के रिचेस्ट पर्सन जेपी मॉर्गन। लेकिन दूसरी ओर टेस्ला को ये लग रहा था कि डीसी करंट में इतना पोटेंशियल नहीं है कि उसे लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किया जा सके, और इसी वजह से वो एसी करंट के फेवर में थे। और उनके साथ उस टाइम के जाने माने एंटरप्रेन्योर और इंजीनियर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस भी थे। वेस्टिंगहाउस को ये अंदाजा लग गया था कि एसी करंट ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर है, और इसीलिए वो इसमें इन्वेस्ट करके इसे डेवलप करने में लग गए थे। लेकिन इस वजह से वो एडिसन के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी बन चुके थे। अब टेस्ला, जो कि एडिसन के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने एडिसन को समझाया कि हमें भी एसी करंट पर ही काम करना चाहिए, लेकिन एडिसन ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन फिर भी उनके बीच सब कुछ सही चल रहा था। अभी भी एडिसन और टेस्ला साथ में काम कर रहे थे। लेकिन टेस्ला की ऑटोबायोग्राफी के अनुसार एक दिन एडिसन की कंपनी के मैनेजर ने टेस्ला से ये कहा कि अगर वो उनकी डीसी जनरेटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो वो उनको $50,000 देंगे। लेकिन टेस्ला ने जब ये काम कर लिया तो उन्होंने इसे एक जोक कहकर टाल दिया, और इसी वजह से टेस्ला एडिसन की कंपनी एडिसन मशीन वर्क्स को छोड़ देते हैं और वेस्टिंगहाउस की कंपनी वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं। और इसी के साथ वो अपना एसी मोटर का पेटेंट भी वेस्टिंगहाउस को बेच देते हैं। और इसी के साथ टेस्ला और एडिसन के बीच की राइवलरी की शुरुआत होती है, जिसे वॉर ऑफ करंट्स के नाम से जाना जाता है। और अल्टीमेटली इस बैटल को टेस्ला जीत जाते हैं। लेकिन उनके बीच की ये राइवलरी एक पैरानॉर्मल डिवाइस बनाने की ओर कैसे मुड़ जाती है? अब इसके कुछ दिनों बाद एडिसन को ये न्यूज़ मिलती है कि टेस्ला ने घोस्ट रेडियो नाम के एक ऐसे डिवाइस का पेटेंट फाइल करवाया है जो भूतों से कम्युनिकेट कर सकता है। अब ये बात सुनकर एडिसन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भूत और आत्माओं जैसी पैरानॉर्मल चीजों में एडिसन बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। लेकिन वो एक बात अच्छे तरीके से जानते थे कि अगर टेस्ला को ये लगता है कि ऐसा कोई डिवाइस बनाया जा सकता है तो उसे बनाना पॉसिबल है। अब एडिसन भी आत्माओं से कम्युनिकेट करने वाली मशीन को बनाने में लग जाते हैं, और जिसे वो स्पिरिट फोन नाम देते हैं। अब सवाल ये आता है कि टेस्ला को इस तरीके की मशीन बनाने का ख्याल कैसे आया? तो दोस्तों, टेस्ला को ये आइडिया सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आया, जहाँ पर आइंस्टाइन बताते हैं कि यूनिवर्स की सारी एनर्जी कांस्टेंट है और जिसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय। इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात हो रही है। अब इसी पर से टेस्ला ने ये सोचा कि शायद से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, और आपने कभी ना कभी अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स को छूकर एक करंट का झटका जरूर महसूस किया होगा, जिसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब हर वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करती है उसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती ही है, और इसी वजह से ह्यूमन बॉडी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करती है, जो बेसिकली एक एनर्जी का ही तो फॉर्म है, और टेस्ला इसी एनर्जी की ही बात कर रहे थे। तो अगर हम कोई ऐसा डिवाइस बनाएं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंज को ऑब्जर्व कर सके, तो शायद से हम आत्माओं से कम्युनिकेट कर सकेंगे। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए टेस्ला
एक मशीन का मैकेनिज्म पेटेंट करवाते हैं और सरप्राइजिंगली एडिसन टेस्ला से पहले इस मशीन को बनाने में कामयाब हो जाते हैं और जिसे वो स्पिरिट फोन नाम देते हैं। लेकिन क्या एडिसन का ये स्पिरिट फोन काम करता था? यही चेक करने के लिए एडिसन एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर वो अपने एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। लेकिन एडिसन ने इस मशीन को दूसरी बार बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? एडिसन को दूसरी कोशिश करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि उसके थोड़े ही टाइम बाद एडिसन की डेथ हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि एडिसन ने अपनी किसी भी बायोग्राफी या फिर बुक में इस मशीन के बारे में नहीं बताया, यानी कि हम ये बात नहीं जानते कि ये मशीन आखिर किस तरीके से काम करती है। तो फिर हमें इस मशीन के बारे में कैसे पता चला? तो एडिसन ने इसके बारे में न्यूज इंटरव्यूज में बताया था और इसके अलावा उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्हें भी ये बात पता थी। अब एडिसन के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन क्या टेस्ला अपने घोस्ट रेडियो को बना पाए थे या फिर उनके हाथ भी सिर्फ निराशा ही लगी थी? टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट्स अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड पर स्थित वार्डन क्लिफ टावर पर करते थे, जिसे आज टेस्ला टावर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक दिन जब टेस्ला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर काम कर रहे थे तो उन्हें बेहद ही अजीब सी और डरावनी आवाजें सुनाई देती है और टेस्ला के मुताबिक ये आवाजें इंसानों की थी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करने वाला एंटेना किसी भी पावर पॉइंट से कनेक्टेड ही नहीं था। तो फिर उसने इन आवाजों को रिकॉर्ड कैसे किया? तो ये हो रहा था एक क्रिस्टल रेडियो की वजह से। तो इस रेडियो पर अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टकराती है तो वो उसी की एनर्जी को यूज करके उसे साउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पर कहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है और टेस्ला को आवाज के रूप में सुनाई देती है। लेकिन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स आखिर कौन सा था? टेस्ला के अनुसार ये आत्माओं का काम था और इसी के अकॉर्डिंग टेस्ला एक पैरानॉर्मल डिवाइस की पेटेंट को फाइल करवाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी इस डिवाइस को पूरा नहीं बना पाते, लेकिन उन्होंने अपने मशीन के मैकेनिज्म को थियोरेटिकली लिखा था और वो आज भी हमारे पास मौजूद है। और आज के टाइम में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जिस ईवीपी मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन मशीन का यूज करते हैं वो टेस्ला की ही मेथड से बनाया गया है। वैसे आपको क्या लगता है कि भूत और आत्माओं जैसी पैरानॉर्मल चीजें सच में एग्जिस्ट करती है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसी तरीके के मिस्टीरियस वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने स्पेस में मिलने वाले स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया है जो साइंस के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करने ही नहीं चाहिए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे।